नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीएमपी मेंस डे 1 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उनके उत्तर जानने से पहले मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने डे 1 में ही इतना अच्छा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया और अपने आंसर्स लिखे और उसको साझा भी किया। तो चलिए आपके आंसर्स देखने से पहले मैं सीएमपी मेंस में किस प्रकार का एक प्रोसेस रहेगा वो आपको 1 मिनट में ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए हमने क्वेश्चन दिया था आपको फ्राइडे को, आज सैटरडे है तो सैटरडे को आपका समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन वीडियो आ रहा है। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, इस वीडियो में आपको सबसे पहले मिलेगा मॉडल आंसर, जो समझ लीजिए उस प्रश्न का सबसे एक अच्छा आंसर हो सकता है वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए मैंने जो आपसे कल प्रश्न पूछे थे उनका मैंने एक मॉडल आंसर रेडी किया है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ताकि क्या हो, जो व्यक्ति क्या करना चाहता है केवल और केवल मॉडल आंसर देख के अपना टाइम सेव करना चाहता है, बाकी के आंसर्स नहीं देखना चाहता है, तो वो केवल और केवल वीडियो के शुरुआत में मॉडल आंसर देख के वीडियो को एंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन जिनको अपना आंसर कॉपी चेक हुआ है नहीं या उसमें क्या कमी थी वो जानना होगा तो वो पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो हिंदी का प्रश्न पूछा गया था उस पर हम लोग आते हैं और एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न था पर्यायवाची से संबंधित। तो देखिए लिप्सा का पर्यायवाची मिलता है कामना, लालच या इच्छा, ये तीनों ही इसका पर्यायवाची संभव है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। प्रयाण में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे थे, तो प्रयाण का याद रखिए गमन या प्रस्थान। ठीक है, तो कहीं जाने से संबंधित जो है प्रयाण शब्द उसी से संबंधित है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर निरूपम एक इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका प्रश्न बार बार आता है, तो इसका पर्यायवाची है अनोखा, अद्वितीय, अप्रतिम, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, निरामिष कठिन शब्द है, इसका होता है मांस रहित या जिसमें मांस ना हो तो उसको बोलते हैं निरामिष। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रश्न था आपका विलोम शब्द से संबंधित। तो अवनति का विलोम शब्द हो जाएगा उन्नति, सॉरी यहाँ पर डिलीट हो गया है, उन्नति। फिर उसके बाद तामसिक का हो जाएगा सात्विक, आप सभी जानते हैं। समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि। विकीर्ण का हो जाएगा एकत्र। तो देखिए विकीर्ण का कुछ लोग अलग भी बोल सकते हैं, संकीर्ण बोल सकते हैं या फिर कोई दूसरा समझ लीजिए पर्यायवाची। लेकिन देखिए विकीर्ण का अर्थ होता है बिखरा हुआ और एकत्र का अर्थ होता है इकट्ठा। ठीक है, तो ये जो है उसका सटीक पर्यायवाची है एकत्र, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि हरदेव बहारी में भी यही दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर चलिए हम लोग ये सब प्रश्न क्यों चर्चा कर रहे हैं वो आपको मैं 1 मिनट बता देना चाहता हूँ। देखिए अभी आपको क्या है, अभी आप जब भी इसका आंसर लिखेंगे, हिंदी के जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, तो उसमें देखिए अभी आपने समष्टि शब्द देखा है। ठीक है, तो आपको पता है कि कहाँ पे कौन सा स है, यहाँ पे षटकोण का है, यहाँ पे सरोदा का स है। उसी प्रकार आपने व्यष्टि शब्द लिखा है। तो देखिए जिनकी हिंदी अच्छी होगी उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों से मिस्टेक हो जाती है, यहाँ तक एग्जाम हॉल में हड़बड़ी रहती है तो किसी से भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस किए रहेंगे तो क्या होगा, जब भी आप शब्द को लिखते हैं तो आप उस शब्द को देख रहे हैं, उस शब्द को अपने मन में सोच रहे हैं और उसके अलावा उसको हाथ से लिख भी रहे हैं, तो आपकी ज़्यादा इंद्रियां जो हैं वहाँ पर काम करती हैं। आपका मसल मेमोरी बनता है ना, दिमाग में भी मेमोरी स्टोर होता है, तो समझ लीजिए ज़्यादा अच्छे से याद होता है लिख के किसी भी चीज़ को वो करने से। यहाँ आप इसको केवल पढ़ते रहेंगे कि समष्टि का तो व्यष्टि होता है, समष्टि का तो व्यष्टि होता है, तो थोड़ा कम याद रहता है, तो उसको एक बार लिख लेना ज़्यादा सही है। उसी प्रकार देखिए एक कठिन वर्ड है प्रयाण, आपको यहाँ से मिल गया निरामिष। तो देखिए अभी बढ़िया से देखिए निरामिष तो पता है कि षटकोण का सा है, लेकिन एग्जाम हॉल में यही आ जाएगा निरामिष ऐसे करके। बताइए अब ये वर्तनी शुद्ध है क्या, इसमें अशुद्ध है, ऐसे करके दे देगा, या फिर ऐसा दे देगा निरामिष। तो बताइए कौन सा शुद्ध है। तो अभी देखिए अभी पता है तो आप तुरंत इसको सही कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे एग्जाम हॉल में क्या होता है, ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, तो ऐसा गड़बड़ी हो जाता है। उसी प्रकार निरोग बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, तो निरोग जो है ये ऐसा लिखा जाता है ना, ये सही है। तो इसको जब लिखेंगे पढ़ेंगे तो ही याद होगा, इसीलिए इसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही ज़्यादा कठिन था मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए अर्थपति भट्टारक जो है नल वंश के ऐसे शासक हैं जिनके बारे में आपका समझ लीजिए बहुत ही कम उपलब्धियाँ जानने को मिलती हैं। हम सभी क्या जानते हैं कि इनको तो हरा दिया गया था, है ना, नल वाकाटक संघर्ष होता है और ये हार जाते हैं। तो लेकिन पीएससी ने इनका उपलब्धि पूछा है, तो ये क्या करना चाह रहा है पीएससी, आपके क्रिटिकल थिंकिंग को बस चेक करना चाह रहा है कि बताइए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आपको हार पता है, उसकी हार के बारे में पता है, लेकिन आप उसकी उपलब्धियों को कैसे बताते हो।
तो देखिए मैंने आपको एक पैटर्न बताया है इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा मॉडल आंसर। तो उसमें मैंने एक पैटर्न बताया है आपको कि आप किस प्रकार से किसी भी शासक की उपलब्धियों को लिख सकते हो। आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास या भारत के इतिहास में किसी भी शासक का उपलब्धि पूछे तो उसका मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया है आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर को अभी मैं दिखाऊँगा आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे ज़्यादा नंबर जो है बाकी लोग से फैच कर सकते हो, मतलब प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए वो स्ट्रक्चर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से क्या है, आपसे कभी भी उपलब्धियां पूछे तो उसको ऐसे जो मेजर पॉइंट है ना, राजनीतिक उपलब्धियां, आर्थिक उपलब्धियां, है ना, सांस्कृतिक उपलब्धियां और अन्य या विशेष बोल दीजिए। तो इसमें अगर आप तोड़ के देंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि इसका आंसर बहुत मैच्योर है और समझ लीजिए वो आपको ज़्यादा नंबर रिवॉर्ड करता है, ठीक है। तो ऐसे इसको हेडिंग में तोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने केवल 4 हेडिंग तोड़ा है, लेकिन मैंने पॉइंट कितने दिए हैं, मैंने पॉइंट दिए हैं 8, ठीक है। तो आपका ये 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। मैंने आपको 8 पॉइंट दे दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या होगा, अधिक से अधिक नंबर मिलेगा। तो देखते हैं एक एक करके उनकी उपलब्धियां क्या थी। तो देखिए सबसे पहले आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो अर्थपति की उपलब्धियां, तो ये ऐसा हेडिंग मैंने आपको केवल समझाने के लिए दिया है। एग्ज़ाम हॉल में आप 4 मार्क्स में ऐसा हेडिंग भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। वहाँ पे क्या करना है, आपको 7 से 8 लाइन रहते हैं, सीधे सीधे राजनीतिक उपलब्धियां लिखिए और पॉइंट पे आते जाइए। आपको केवल और केवल जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है या 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें आपको थोड़ा सा ऐसा जो है हेडिंग मतलब जो आपका क्या बता रहे हैं आप ये बताना ज़रूरी होता है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन की आवश्यकता होती है। 4 मार्क्स में ये जो है आपका ज़रूरी नहीं है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है 4 मार्क्स में, ठीक है। तो चलिए राजनीतिक उपलब्धियां देखते हैं। सबसे पहली राजनीतिक उपलब्धि क्या है, तो देखिए उनके बारे में हम यही जानते हैं कि वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय ने उनको जो है हरा दिया था। तो उसको विनम्र तरीके से आप कैसे लिख सकते हो कि वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय से साहसपूर्वक संघर्ष किया उन्होंने, ये उनकी उपलब्धि थी, है ना। हार गए ऐसे बताना जरूरी नहीं है, आप ये बोल सकते हो कि साहसपूर्वक उन्होंने संघर्ष किया था, ठीक है। दूसरा उनका केसरी बेड़ा ताम्रपत्र जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो उसमें क्या लिखना है हमको, केसरी बेड़ा से ताम्रपत्र जारी किया और इसमें नल वंश की जानकारी मिलती है। चूंकि ये नल वंश के शासक थे तो नल वंश की जानकारी तो ऑब्वियसली मिलेगी ही। तो ऐसे करके इसको फ्रेम करना है। फिर उसके बाद देखिए आर्थिक उपलब्धियों में जो उनका सबसे मेजर पॉइंट है, जो एकमात्र उपलब्धि हम लोग पढ़ते हैं और जिसके बारे में हमको पता है कि उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। तो उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए एडेंगा कोंडा गांव से, तो यहाँ मतलब यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये समझ लीजिए, ये इसको ब्रैकेट में मैंने इसीलिए लिखा है कि आप फर्दर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। बस उनको आपको यही बताना है कि उनकी क्या उपलब्धि थी कि उन्होंने गोल्ड कॉइन्स जो हैं, सोने के सिक्के, वो जारी किए थे। तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यदि उस समय सोने का सिक्का चल रहा था तो बताइए व्यापार होता ही होगा, तभी तो सिक्का देते होंगे ना किसी चीज़ का। जब व्यापार होगा तभी तो आप सिक्के से कोई चीज़ खरीदोगे। तो इसमें अगला पॉइंट जो है आर्थिक उपलब्धि में आप क्या लिख सकते हो, कृषि एवं व्यापार के उन्नयन हेतु इन्होंने प्रयास किया। देखिए ये पॉइंट जो है ये एक जनरल पॉइंट है, आप ऐसे जनरल पॉइंट लिखोगे तो ये कभी भी गलत नहीं होता है। बताइए कोई शासक जो है वो सोने का सिक्का चला रहा है तो कृषि और व्यापार के लिए काम करेगा कि नहीं, ठीक है, करेगा ही ऑब्वियसली। तो ये जो है एकदम जनरल पॉइंट है और ये सही होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे आप जो है आर्थिक उपलब्धि में फ्रेम कर सकते हो। फिर अगला क्या है, अपने राज्य में विभिन्न मंदिरों की स्थापना की। तो देखिए उनका सहिष्णुता को दिखाता है, ऐसे करके आप बता सकते हो सांस्कृतिक उपलब्धि में। क्योंकि देखिए हमको इसके बाद जस्ट बाद पता चलता है कि जो स्कंद वर्मन ने विष्णु मंदिर बनवाया। इसके अलावा नल वंश के ही अगले शासक होते हैं जो विलास तुंग हैं, वो राजीव लोचन मंदिर बनाते हैं। तो अगर बाद में जो शासक हैं वो मंदिर बनवा रहे हैं तो इन्होंने भी क्या किया होगा, अपने राज्य में विभिन्न मंदिरों को बनवाने में या उनकी स्थापना करने में जो है किसी न किसी प्रकार का योगदान दिया होगा। तो ये भी एकदम जनरल पॉइंट है, इसको आपका कोई भी एग्जामिनर काट नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसा सांस्कृतिक उपलब्धि में इसको भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला एक इनके बारे में जानकारी मिलती है कि पुष्करी से इन्होंने दान पत्र जारी किया था। तो ये भी उनका एक उपलब्धि में जोड़ दीजिएगा, याद रखिएगा। फिर एक जो कॉमन पॉइंट है हम लोग पढ़ते हैं बुक में, क्या है कि महेश्वर इनकी उपाधि थी या महासेनापति, ये दोनों जो हैं समझ लीजिए इनके बारे में आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखिए इनका फेमस जो है क्या है, नाम के आगे भट्टारक लगता है, तो भट्टारक पद से जो है उनके युवराज होने का संकेत मिलता है। तो ऐसा करके आप एक कंक्लूजिंग पॉइंट लिख सकते हो, आखिरी पॉइंट, क्योंकि यही समझ लीजिए अर्थपति भट्टारक, इसी नाम से वो फेमस हैं। तो ऐसे करके ये आंसर को आप पूरा करोगे। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा लिखोगे आप तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए मार्क्स मिलने का चांस है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आइडियल आंसर जो हो सकता है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं।
देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी थोड़ा सा जटिल था। बहुत सारे लोगों ने इसको समझने में थोड़ी सी चूक की है। तो देखिए इसमें आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग के पतन पर सकारण टिप्पणी लिखिए। देखिए ये जो है, ये लास्ट वाला जो 3 वर्ड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए आपके लिए वो दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस प्रश्न के बारे में। देखिए सकारण को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कारण सहित, है ना, कारण के साथ टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इसमें मैं देख पा रहा था, तो क्या हो रहा था, बहुत सारे लोगों का मतलब उन्होंने कारण बहुत सारा बताया है लेकिन टिप्पणी करना भूल गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको कमेंट करना है, आपको अपना जो है व्यू देना है इसमें। आपका टिप्पणी का मतलब यही होता है कि आपको उसमें समझ लीजिए उस प्रश्न में आपका क्या नज़रिया है, क्या व्यू है। तो देखिए इसको आप कैसे तोड़ेंगे, इस प्रश्न का स्ट्रक्चर, आइडियल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। आइडियल स्ट्रक्चर हो सकता है कि आप शुरू के 1-2 लाइन में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बाद आपका जो 60% है उसमें आप कारण बताएंगे। फिर उसके बाद 30% के आसपास में आप क्या बताएंगे, समझ लीजिए टिप्पणी देंगे अपना। फिर उसके बाद लास्ट में 1-आध लाइन में उसका कंक्लूजन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने वही स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बताया है और उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए इसका जो एक सही आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है, पहले लाइन में आप या तो परिभाषा लिख दीजिए हस्तशिल्प उद्योग की। देखिए क्या होता है हस्तशिल्प, और समझ लीजिए हस्तशिल्प उद्योग जो आपका हाथ से बने उत्पाद या फिर जो सरल औजार होते हैं, सरल औजार से बने उत्पादों पर आधारित उद्योग को क्या कहते हैं, हस्तशिल्प उद्योग कहते हैं। ऐसे करके सिंपल एक परिभाषा लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। उसके अलावा दादा भाई नौरोजी का एक फेमस कथन है, उनका कथन क्या है कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन ने विऔद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दादा भाई नौरोजी का कथन है कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन ने विऔद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये कथन यूज़ कर सकते हो आप, ऐसा किसी हिस्टोरियन का एक आध कथन होगा उससे संबंधित, तो आपको यदि याद है तो बहुत अच्छा है, विन विन सिचुएशन है ना। तो इससे अगर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा करके आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो। फिर उसके बाद देखिए लाइन 2 से लाइन 8 मैंने यहाँ पर उसको तोड़ दिया है। पहले लाइन में आप क्या करेंगे, या तो परिभाषा देंगे या तो दादा भाई नौरोजी का कथन लिख सकते हैं। फिर दूसरे लाइन से 8वें लाइन तक आपको क्या बताना है, कारण बताना है कि क्या क्या कारण से आपका हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। तो सबसे एक प्रमुख कारण है, क्या होता है, औद्योगिक क्रांति आती है ब्रिटेन में, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कारखाने हो जाते हैं। तो कारखाने से निर्मित उत्पादों का जो हमारे देसी उत्पाद थे, जो हस्तशिल्प उद्योग से बने हुए उत्पाद थे, हाथ से बने हुए थे, तो वो उसका किसी भी प्रकार का कंपटीशन, उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, तो वो अप्रासंगिक हो गए। तो ये समझ लीजिए पहला कारण हो गया उनके पतन का। दूसरा कारण इसी से संबंधित है, जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आती है तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 1813 का चार्टर अधिनियम ले आते हैं। तो 1813 के चार्टर अधिनियम से आप सभी को पता होगा क्या होता है, व्यापारिक एकाधिकार जो है, जो ब्रिटिश कंपनी रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको समाप्त कर दिया जाता है और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाती है। मतलब भारत का बाजार जो है हर एक ब्रिटिश वासी के लिए खोल दिया जाता है ताकि वो लोग जाएँ और अपना सामान भारत के बाज़ार में या जितने भी उपनिवेश थे ब्रिटेन के वहाँ पर बेच सकें। तो इसके कारण क्या होगा, आपका चार्टर अधिनियम, मुक्त व्यापार की नीति से भी हस्तशिल्प उद्योगों के पतन जो है वो प्रशस्त हो जाएगा, मतलब सुनिश्चित हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्या है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के तहत वो लोग क्या करते हैं, रियासतों को अपने उपनिवेश में मिलाते जाते हैं। तो रियासतों को मिलाएंगे तो क्या होगा, जो रियासत के राजा थे, वो राजा क्या थे, वो समझ लीजिए ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकारते हैं, और ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकारेंगे तो क्या करेंगे, ये जो है समझ लीजिए यही जो है राजा थे, रियासतों के राजा, वो क्या करते थे, हस्तशिल्प कारीगरों को संरक्षण प्रदान करते थे, अपने दरबार में रखते थे कि आप मेरे लिए क्या बना दो, बढ़िया बढ़िया मखमल का वो बना दो, टोपी बना दो, या जो भी आपके जो उत्पाद होते थे हस्तशिल्प वाले उनको बना दो करके। तो कारीगरों का जो संरक्षण है वो समाप्त हो गया, क्योंकि अब क्या हो गया, अब एक तो ब्रिटिश उत्पाद आ गया मार्केट में, और उसके अलावा ये रियासत जो है अब ब्रिटेन के अधीन आ गए। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश उत्पादों को ज़्यादा जो है प्रमोट करना प्रारंभ कर दिया और ज़्यादा अच्छे उत्पाद जो हैं ब्रिटेन से आने लग गए। इसी कारण से समझ लीजिए साम्राज्यवादी नीति जो है एक दूसरा जो है प्रमुख कारण हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, मध्य वर्ग का उदय। तो ये मध्य वर्ग क्या करता है, ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करता है, ठीक है, और क्या करता है, वो ब्रिटिश उत्पादों का समर्थक बन जाता है, क्योंकि वो उत्पाद क्या रहते हैं, वो भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के उत्पाद से सस्ते रहते हैं।
देखिए इसमें क्या होता है, वही इकोनॉमी का खेल चलता है कि आप अगर किसी भी चीज़ को एक मास प्रोड्यूस करोगे तो आप उसको सस्ता बेच सकते हो, और उसके अलावा वो तो कारखाना निर्मित थी, तो इसी कारण से जो ब्रिटिश उत्पाद थे वो काफ़ी सस्ते थे। तो मध्य वर्ग के द्वारा भी क्या किया गया, आपका कारखाना निर्मित ब्रिटिश उत्पादों का समर्थन किया गया, और हस्तशिल्प उद्योगों के जो उत्पाद थे उनका नकारा गया, उनको नहीं स्वीकार किया गया। तो ये भी एक प्रमुख कारण है उनके पतन का। फिर रेलवे का विकास है, तो रेलवे के विकास से क्या होता है आपका, देखिए रेल से जो है ब्रिटिश उत्पाद जो हैं गांव-गांव तक पहुंच जाते हैं, पूरा गांव-गांव तक। समझ लीजिए पहले क्या होता था, बड़े बड़े नगरों में ही समझ लीजिए जो जब तक रेलवे का विकास नहीं हुआ था तो बड़े नगरों में ही आपका जो है ब्रिटिश उत्पाद का प्रचलन था, लेकिन जैसे ही रेलवे बना तो कोने कोने तक समझ लीजिए जो ब्रिटेन के उत्पाद हैं वो जाने लगे, और आपका वहाँ से हस्तशिल्प कारीगरों को काम नहीं मिलने लगा, उनके उत्पाद जो हैं अप्रासंगिक होते गए। फिर उसके बाद एक और प्रमुख कारण है कि जो भारतीय उत्पाद रहते थे उनमें इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा आयात शुल्क लगता था। यहाँ से कच्चा माल तो लोग बहुत सस्ता लेके जाते थे, लेकिन यहाँ से जो निर्मित उत्पाद थे ना भारत से, उन पर वो बहुत ज़्यादा आयात शुल्क लगाते थे, जिसके कारण से क्या होते थे, ब्रिटेन में भी जो हस्तशिल्प उद्योग के उत्पाद हैं वो महंगे मिलते थे वहाँ के उत्पाद की तुलना में। इसी कारण से जो है ये भी एक प्रमुख कारण है जिसके कारण हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होने लगा। ठीक है, तो ऐसे करके कारणों को लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए लाइन 9 से लाइन 14 में आपको क्या करना है, आपको टिप्पणी करनी है, अपना ओपिनियन देना है। तो देखिए हस्तशिल्प उद्योगों का पतन जब भी होता है तो क्या होता है, पूंजीवादी उद्योगों की स्थापना होती है। ये एक सैद्धांतिक नियम है कि देखिए हस्तशिल्प उद्योग जैसे ही हटेंगे तो उनके जगह को क्या ले लेते हैं, जो कारखाने हैं, जो मशीन है, वो सब ले लेते हैं। तो क्या होता है, इससे भी रोज़गार जनरेट होता है। लेकिन भारत में ऐसा हुआ क्या, भारत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना नहीं होती है, जिसके कारण से क्या होता है, कृषि पर बोझ बढ़ जाता है। देखिए अब उद्योग वगैरह है नहीं, काम नहीं मिलेगा, उसके अलावा जो हस्तशिल्प उत्पाद बनाते थे वो वाला काम तो बंद ही हो गया। तो क्या होगा, कृषि पर बोझ बढ़ने लगा, जिसके कारण से क्या हो गया आपका, समझ लीजिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह कृषि पर आधारित होने लगी। उसके अलावा क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार का क्या था, मतलब उनको अधिकतम राजस्व प्राप्त करना था। तो अधिकतम राजस्व के लिए वो क्या करते थे, वो नकदी फसलों के उत्पादन पर अधिक बल देने लगे और खाद्यान्न उत्पादन को थोड़ा सा कम प्रमोट करने लगे। आप सभी जानते हैं कि नील की खेती को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया था। तो देखिए खाद्यान्न का फसल का उत्पादन ज़्यादा नहीं करेंगे तो क्या होगा, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसी कारण से अकाल, भूखमरी और ऋणग्रस्तता, यानी कि आपका जो नगदी फसलों के उत्पादन के लिए अधिक कैपिटल की आवश्यकता होती है ना, तो ऋणग्रस्तता की स्थिति जो है भारतीय ग्रामों में उत्पन्न होने लगी। और ये क्या हो गया, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपका अकाल, भूखमरी और ऋणग्रस्तता, ये जो है भारतीय ग्रामीण का अर्थव्यवस्था का परिचायक बन गया। ऐसे करके एक पॉइंट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में आपको बताना है कि भारतीय जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर हुई। फिर उसके बाद भारत जो है वो निर्यातक से आयातक बन गया और भारतीय बाजार में ब्रिटिश उत्पाद छा गए। ऐसे करके आपको एक दो लाइन का कंक्लूजन लिख के इसको क्वेश्चन को समाप्त करना है। तो देखिए इसमें कमेंट वाला जो ये चीज़ है ना, कमेंट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अपना ओपिनियन देना है कि क्या हुआ था हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से। तो ये आप बहुत सारे लोगों के आंसर में मिस था, तो इसको आप लोग ऐड करिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों के आंसर फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जिनको भी मॉडल आंसर बस जानना था वो यहाँ पर वीडियो को एंड कर सकते हैं। अब जिनको अपने कॉपी के बारे में देखना है, देखिए मैं जितना संभव हो सकेगा उतनी अधिकतम से अधिकतम कॉपी रिव्यूज़ करूँगा, है ना, और धीरे धीरे करके इस पर हम लोग चर्चा करते जाएंगे। तो चलिए फटाफट आप लोगों की कुछ आंसर कॉपीज़ देख लेते हैं और क्या कमी थी उन पर, इस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाला जो पहला आंसर कॉपी है इस पर देखिए, इन्होंने जो हस्तशिल्प उद्योगों के पतन पर जो आंसर लिखा है तो इनका इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। इन्होंने कारण बताए हैं, तो कारण जो है, कारण भी इन्होंने पूरे के पूरे 8 बताए हैं। ठीक है, तो कारण जो है इनके सही हैं, लेकिन एक जो टिप्पणी वाला पॉइंट है जो मैं आपको बोल रहा था कि टिप्पणी करेंगे लास्ट में, थोड़ा सा बताएंगे कि हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से क्या प्रभाव पड़ा, तो उसको थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को। तो ये बस ऐड करिएगा, बाकी सब चीज़ें जो है आपके आंसर में सही हैं, मैंने इसको पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद इनका जो ये वाला आंसर है ये काफ़ी अच्छा है। तो देखिए इन्होंने उपलब्धियों को ये बताया है, इसमें बस यही करेंगे कि देखिए इंट्रोडक्शन देने का आपको ज़रूरत नहीं है 4 मार्क्स वाले में, तो सीधा सीधा उपलब्धियों पे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धियां बताएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए इन्होंने उपलब्धियों का 4 पॉइंट दिया है, तो इसको ज़्यादा पॉइंट थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। फिर पर्यायवाची देखते हैं, तो ये जो पर्यायवाची है ये सही है। लिप्सा का इच्छा आकांक्षा, प्रयाण का गमन प्रस्थान, निरूपम का, और इसका भी सही है, मांस रहित या शाकाहारी, विलोम में अवनति का उन्नति, सात्विक, व्यष्टि और एकत्र, तो सही है आपका आंसर।
ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये इन्होंने एकदम परफेक्ट लिखा है, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था जो हस्तशिल्प उद्योगों वाला पतन, तो इनका देखिए इंग्लिश में इन्होंने लिखा है आंसर, काफ़ी सही है। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी वाला ही समझ लीजिए उन्होंने कथन को यूज किया है। फिर उसके बाद उन्होंने कारण बताए हैं, तो कारण देखिए उन्होंने 8 कारण बता दिए हैं, ठीक है, 8 जो है रीजंस दिए हैं, तो बहुत सही है। फिर उसके बाद लास्ट में इन्होंने एक अपना जो टिप्पणी है, जो कमेंट है, उसको भी किया है, तो इन्होंने उसी चीज़ को बताया है जो मैं आप लोग को बोल रहा था, ठीक है। तो इनका जो आंसर है इस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है, तो इनको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की इसमें संभावना है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें 5.5 to 6 भी आपको मिल सकता है, 6 out of 8, ठीक है। चलिए अगला जो है इनका आंसर, ये भी काफ़ी अच्छा है, इन्होंने सीधा सीधा अचीवमेंट बताया है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या उसके बारे में है तो ये भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। गोल्ड कॉइन्स वाला बताया, फिर केसरी बेड़ा इंस्क्रिप्शन वाला बताया, फिर उसके बाद समझ लीजिए अगला क्या है, इकोनॉमिक नॉलेज के कारण से इनको अर्थपति कहा जाता है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये मैंने स्किप किया था, मतलब मेरे से मिस हो गया था, तो इसको भी आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी उपाधियाँ बता दी हैं, तो बहुत ही सही आंसर है, तो इसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बस इसमें क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको कहा कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन बचा है अभी, ठीक है। पर्यायवाची तो देखिए थोड़ा सा हिंदी में आपका हैंडराइटिंग थोड़ा सा पढ़ने में वो लग रहा है, तो इसको थोड़ा सुधारने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर तृष्णा लिखा है आपने, लेकिन ये मृष्णा टाइप का भी दिख रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे हिंदी वाले आपका, समझ लीजिए हैंडराइटिंग को, बाकी तो सही है, ठीक है। अवनति का उन्नति, सात्विक अमिष्ट, विकीर्ण का एकत्र याद रखिए, ठीक है, एकत्र। चलिए अगला देखते हैं, तो अगले प्रश्न में अगला जो आंसर है इनका, तो इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है ठीक से, फिर उसके बाद जो है इन्होंने कारण बताए हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 कारण बताए हैं इन्होंने। लास्ट में वही है मैं जो बोल रहा था, टिप्पणी वाला पॉइंट इनका मिसिंग है, ठीक है। तो टिप्पणी लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको कंक्लूड करेंगे, है ना, कि क्या प्रभाव पड़ा था हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से, ठीक है। चलिए फिर अगला इनका आंसर देखिए, 4 पॉइंट दिए हैं इन्होंने उपलब्धियों में, तो थोड़ा सा कम है, इसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाइन में भी लिखना है ना, तो इसको आप आंसर से, मॉडल आंसर से सुधार लीजिएगा। फिर उसके बाद इनका ये वाला आंसर तो सही है, ठीक है। संकीर्ण या एकत्र याद रखें, एकत्र जैसे कि मैंने बोला कि ज़्यादा सही वर्ड है। चलिए फिर उसके बाद अगला जो है आंसर, तो इन्होंने बताया है, सीधा सीधा रीजंस बता दिया है, तो इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे 8 मार्क्स वाले में, जैसा कि मैंने बोला है। बाकी आपका एक पहला जो है अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज़, डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल्स सेंटर्स, फिर उसके अलावा आपका अगला है डिस्टिंक्शंस ऑफ आर्टिजन लिवलीहुड्स, है ना, फिर उसके डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिजन लिवलीहुड्स, तो वही है उनका, समझ लीजिए जो रोजी रोटी था वो ख़त्म हो गया, ये उन्होंने बताया है एक पॉइंट, ठीक है। फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो वही नील की खेती वगैरह इसके बारे में बताया है इन्होंने, है ना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड जॉब लॉसेस, तो इन्होंने समझ लीजिए रीजंस बताए हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ड्रेन बता दिया है, तो ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इन्होंने इसको कंक्लूड करने का प्रयास किया है, तो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद आपका आंसर जो है परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अचीवमेंट्स में इन्होंने सीधा सीधा अचीवमेंट लिख के बता दिया है, तो इसमें 4 पॉइंट बताए हैं इन्होंने, और 1 2 पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे, कम से कम 5 पॉइंट दे देंगे आपका 4 मार्क्स वाले में, ठीक है। पर्यायवाची फिर बता दिया है ना। उसके बाद आपका इसका भी इन्होंने विलोम शब्द भी बता दिया, उन्नति, व्यष्टि, सात्विक और एकत्र, ठीक है। चलिए तो चलिए अगला जो आंसर है ये तो थोड़ा सा अच्छा आंसर है, बहुत ही अच्छा आंसर है, थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा है, इनकी हैंडराइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इन्होंने सबसे पहले बताया है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, तो देखिए पहला पॉइंट वही है जो मैंने भी यूज़ किया है, ठीक है। फिर उसके घरेलू उद्योगों को ब्रिटिश नीतियों द्वारा समाप्त किया जाने लगा, फिर उसके बाद भारतीय शासकों द्वारा ब्रिटिश शासन में हस्तशिल्प संरक्षण में सहयोग न देना, तो बस इसको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको अंडरलाइन करेंगे। देखिए आपने प्लेन जो है पेपर में लिखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जैसे यहाँ पर आपने इसको किया है ना, औद्योगिक क्रांति को, घरेलू उद्योगों को, उसी प्रकार संरक्षण में सहयोग न देना, इसको भी करेंगे अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट जहाँ पे भी कीवर्ड आ रहा है, ताकि एग्जामिनर को समझ लीजिए देखने में आसानी हो आपके आंसर को, ठीक है। और थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि समझ लीजिए 1 लाइन या 2 लाइन में समझ लीजिए अपना जो पॉइंट है उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि देखिए आपका 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 3, तो ये धीरे धीरे आ जाएगा, 4 फिर यहाँ आ गया, 5 फिर यहाँ आ गया, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, नंबर मिलता है इसमें भी, लेकिन ज़्यादा जो अच्छा है ये 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिर उसके बाद उपलब्धियाँ इन्होंने बताई हैं, 5 उपलब्धियाँ बताई हैं, 5 पर्याप्त है, तो 5 आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। फिर उसके बाद इसमें आंसर दिया है इन्होंने, तो ये भी सही है। विकीर्ण का इन्होंने संयोजित दिया है, तो देखिए एकत्र ज़्यादा मुझे मिल रहा है, तो ये वाला जो है याद रखेंगे विकीर्ण का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग,
तो अगला इन्होंने वही लिखा है, इंट्रोडक्शन दिया है। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने चार्टर अधिनियम के बारे में लिखा है, औद्योगिकरण लिखा है, आयात निर्यात नीति, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ब्रिटिशों की कर नीति, देसी राजा रजवाड़े का पतन, फिर ब्रिटिश शिक्षा नीति, तो वही है जो मध्य वर्ग का उदय होता है, तो वो उन्होंने बताया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद रेलवे का विकास, तो इन्होंने ये सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो देखिए कारण में कोई कमी नहीं है, कारण आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन बस ये है कि आपका थोड़ा सा जो कॉमेंट है वो थोड़ा सा वो रह गया है ना, कमज़ोर रह गया टिप्पणी। ठीक है, तो आपका टिप्पणी भी मैंने पढ़ा है, आपका टिप्पणी भी सही है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वही आपने लिखे हैं, लेकिन इस रेशियो को थोड़ा सा मैनेज करेंगे, है ना। ये 8 पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, शुरू के ही 6-7 लाइन में ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद 4-5 लाइन 6 लाइन कम से कम आपको टिप्पणी करना है और लास्ट में कंक्लूड कर देना है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद ये उपलब्धियों वाला है, ये भी आंसर अच्छा है, और उसके अलावा आपका जो पर्यायवाची और विलोम शब्द भी सही है। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो ये वाला देखते हैं। तो इसमें भी देखिए क्या है, इन्होंने क्या किया है, 10 पॉइंट लिखा है ना, लेकिन लास्ट में जो है एक कंक्लूजन रह गया है ना। इंट्रोडक्शन तो है, इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, लेकिन लास्ट में क्या है, कंक्लूजन रह गया। 8 मार्क्स में आपको कंक्लूड करना है, क्योंकि कंक्लूजन के बाद ही आपको समझ लीजिए नंबर देते हैं एग्जामिनर, तो थोड़ा सा आपको सही जो है कंक्लूड करना है। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने जो 6 पॉइंट लिखे हैं अर्थपति भट्टारक के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है ना, 6 पॉइंट याद रखिएगा। चलिए फिर उसके बाद इन्होंने इसका भी आंसर सही दिया है, और थोड़ा सा 1-2 कॉपी देख लेते हैं। तो देखिए इनका जो है, इनका हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छा है, तो इनको समझ लीजिए एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलेंगे ही। तो इसमें देखिए क्या है, इन्होंने क्या किया है, एक में मुझे ट्रेड दिख रहा है, 2 में इंडस्ट्री दिख रहा है ना। मैंने इस आंसर को पढ़ा भी है, लेकिन आपका क्या है, आपका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कमी है ना। आपको स्ट्रक्चर सही करने की आवश्यकता है अपने आंसर में, थोड़ा सा हेडिंग को सही देंगे और पॉइंट में लिखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए, और उसके अलावा आपका जो यहाँ पर हिंदी वाला मिसिंग है, तो आपने चलिए ईमानदारी पूर्वक इसको नहीं आता है तो नहीं लिखा है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करेंगे, अभी सीख लेंगे। ठीक है, अभी देख के इसको सुधार लेंगे। विकीर्ण का अविकीर्ण नहीं, एकत्र याद रखिए। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखिए ये अगला क्वेश्चन जो है, इसमें भी थोड़ा सा मैं कमेंट करना चाहूँगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे फ्लो चार्ट से ख़त्म नहीं करेंगे, लास्ट में एक कंक्लूजन होना ज़रूरी है ना। लास्ट में एक कंक्लूजन ज़रूर देंगे। देखिए आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने 4 मार्क्स वाले में तो ऐसा कंक्लूजन दे दिया है, लेकिन 8 मार्क्स वाले में भाई क्यों आपने इसके साथ नाइंसाफ़ी की, इसमें भी तो एक कंक्लूजन दीजिए। ठीक है, तो कंक्लूजन ऐड करेंगे। चलिए फिर उसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न। तो इन्होंने क्या किया है, पहले हिंदी वाला लिखा है, इच्छा कामना गमन प्रस्थान, तो ये भी एकदम सही है। अवनति उन्नति सात्विक व्यष्टि एकत्र। ठीक है, तो सारे आंसर जो हैं आपके हिंदी वाले सही हैं। फिर उसके बाद इनका जो आंसर है मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत सही लिखा है। देखिए यहाँ पर इसमें स्ट्रक्चर की कमी है, आप इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे, थोड़ा सा इसको रिफाइन करेंगे तो क्या होगा, कंटेंट आपका एकदम सही है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका सुधार लेंगे। फिर उसके बाद आपने इसको बहुत सही से लिखा है ना, टिप्पणी जो वाला पॉइंट था, आपने टिप्पणी जो है बहुत अच्छे से किया है, इसीलिए मैंने इस आंसर को आपके इंक्लूड किया है। तो ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, आपका एक लाइन का कंक्लूजन लिख देंगे, जो दादा भाई नौरोजी वाला है वो वाला कथन लिख देंगे, या फिर ये बता देंगे कि हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से क्या हो गया, भारत में ब्रिटिश जो उत्पाद थे वो भारतीय बाज़ारों में छा गए, या फिर भारतीय जो ग्रामीण बाज़ार था उसका क्या हो गया, वो कृषि पर आधारित हो गया, और समझ लीजिए ब्रिटिश उत्पादों का मतलब बोलबाला बढ़ गया, ऐसे टाइप का कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, चलिए लास्ट आंसर देखेंगे आज का, जो कि हमारा पहला आंसर आया था, है ना, आज के हमारे इस CMP मेंस डे 1 में। तो देखिए इन्होंने हिंदी का लिखा है, अवनति का उन्नति, तामसिक सात्विक, व्यष्टि समष्टि, विकीर्ण एकत्र, तो ये सही है। ठीक है, फिर उसके बाद उपलब्धियों का वर्णन किया है इन्होंने। तो देखिए आपको क्या करना है, सीधे सीधे उपलब्धि लिखना है। उपाधि के बारे में आपने बताया है, वाकाटक शासक नरेंद्र से इनको पराजित किया। तो देखिए थोड़ा सा फैक्चुअली इनकरेक्ट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, और आपका क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सुधार के, मतलब फैक्चुअली करेक्ट आंसर ही देंगे। और ये जो आपका 1 2 के बाद 3 आ रहा है, तो इसको ऐसे करेंगे, है ना, 1 2 3 4 5, ये सही स्ट्रक्चर होगा, तो ऐसा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और बाकी जो पॉइंट्स आपके मिसिंग है उसको मॉडल आंसर से देख के सुधार लेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है, देखिए इंट्रोडक्शन आपको देना है, और आपका समझ लीजिए ये जो आपने थोड़ा सा वो कर दिया है, बीच बीच में पॉइंट दिए हैं, तो इसको क्या करेंगे,
यहाँ से शुरुआत करेंगे पॉइंट्स का, है ना, उस प्रकार का लिखने का प्रयास करेंगे। और देखिए मेरे हिसाब से क्या है, आपका हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद सीधे सीधे जो आपका औद्योगिक क्रांति है और उसका 1813 का चार्टर अधिनियम है, ये जो है ये मेजर कॉज है, मेजर कारण है जिसके कारण हस्तशिल्प उद्योगों का पतन जो है वो सुनिश्चित होता है। तो इसको थोड़ा सा पहले लिखेंगे, पहला पॉइंट, ठीक है। चलिए तो ये कर लीजिएगा। फिर उसके बाद लास्ट में आपने प्रभाव वगैरह बताया है, तो वही टिप्पणी है, उसका समझ लीजिए कि हस्तशिल्प उद्योगों पर क्या जो है उसके पतन से क्या प्रभाव पड़ा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था आपका। और लास्ट में एक लाइन का कंक्लूजन लिखेंगे, ऐसे पॉइंट में ख़त्म नहीं करेंगे, है ना, 1 2 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद या फिर उसको जैसा भी हो और लास्ट में एक कंक्लूजिंग पॉइंट लिख देंगे। चलिए, प्रयाण का मैंने आपको बताया है, प्रस्थान, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उसके अलावा आपका यहाँ पे समझ लीजिए हमारा जो है रिव्यू भी समाप्त होता है, ठीक है। तो चलिए, जितने भी अधिकतम आंसर हो पाएंगे वो मैं रिव्यू करूँगा और इसी प्रकार से आप लोग आंसर लिखते रहिए। तो आपसे फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बढ़िया से पढ़ते रहिए। चलिए, सभी को धन्यवाद।